हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन. दिस इज पूजा मौर्य. वेलकम टू इजी बायोलॉजी. आज हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. द अर्थ, जो हमारा अर्थ है, दैट इज फुल ऑफ रिजर्वॉयर एंड ऑल दोज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट इटसेल्फ. और उसी रिसोर्सेज को यूज करके वी आर सस्टेनिंग अवर लाइफ. So resources are already the reserve stock that is present in the environment itself and that is required for the sustenance of the living organism. अगर हम इनका judicious use नहीं करेंगे, if we use it or exploit in any of the manner, the resources will let down and it will not be available for the upcoming or the future generations. सो किस तरह से हम रिसोर्सेज को यूटिलाइज करें और उसके ओवर एक्सप्लॉयटेशन को बचा सकें, उसके लिए गवर्नमेंट हैज़ मेड सर्टन लॉज एंड देयर इज सर्टन इंटरनेशनल लॉज ऑल्सो एंड नेशनल लॉज ऑल्सो, जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो उससे पहले वी नीड टू नो लाइक व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में वी हैव नेचुरल रिसोर्सेज एंड अदर इज द मैन मेड रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज, it is clear itself by the name that we get from the nature itself. So like air, water, sunlight, coal, petroleum, this we are getting from the nature. Or man-made resources में we are creating it like bridge, buildings, plastic. This man is creating. So that is man-made resources. In natural we have further two categories, that is the inexhaustible and the exhaustible. तो inexhaustible resources कौन से होंगे? ऐसे रिसोर्सेज जिसको हम कितना भी यूज़ करेंगे ख़त्म नहीं हो सकते. लाइक एयर हो गया, सनलाइट हो गई. सो ओके, दीज आर सर्टन इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज जिसको हम कितना भी यूज़ करें ये नियर फ्यूचर में कभी ख़त्म नहीं हो सकते. एंड एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज जिसको अगर हमने जुडिशियसली नहीं यूज़ किया, सोच समझ कर नहीं यूज़ किया, सो इट विल लीड टू दी यू कैन से द एक्सप्लॉयटेशन और द डेफिशिएंसी ऑफ दैट रिसोर्सेज. उसमें हमारे पास टू कैटेगरीज हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. सो री मीन्स रिपीट, न्यू मीन्स कोई नया. ठीक है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज जिसको हम दोबारा से बना सकते हैं. ठीक है, अब इसमें ऐसे कौन से रिसोर्सेज आएंगे जिसको हम दोबारा से क्रिएट कर सकते हैं. लाइक फॉरेस्ट हो गया. ठीक है, फॉरेस्ट अगर एक बार ख़त्म हो गए सो इट कैन बी पॉसिबल कि दोबारा से वो आ सकते हैं. इट विल टेक टाइम बट इट विल बी एबल टू जनरेट आफ्टर सम टाइम. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में क्या होता है, इनको जनरेट करने के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है एंड अबाउट 10,000 और थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं. लाइक कोल और पेट्रोलियम, अगर वो ख़त्म हो गए हमारे अर्थ से तो कोल एंड पेट्रोलियम को दोबारा से बनने में इट विल टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स. सो दोज आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. हालांकि ये बन सकते हैं बट इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम टू बी बिकम. और रिन्यूएबल रिसोर्सेज को इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता. सो दिस इज़ दी एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज. ये तो हो गए टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज की बात. अब हम कुछ लॉज के बारे में बात कर लेते हैं. लाइक CO2 के एमिशन को चेक करने के लिए हाउ वी कैन चेक द एमिशन ऑफ CO2 एंड इंफॉर्मेशन ऑफ द CO2. इसके लिए जापान ने क्या किया, 2007 में अराउंड ही साइंड अ प्रोटोकॉल एंड दे साइंड अ प्रोटोकॉल. दैट प्रोटोकॉल इज क्योटो प्रोटोकॉल. आई एम राइटिंग द नेम हियर, क्योटो protocol. This is the protocol which has been signed by the Japan and Japan ने इस प्रोटोकॉल में साइन करके in December 1997 में दिसंबर 1997 में इसको साइन किया एंड 2006 तक ये इम्प्लीमेंट हुआ. इस प्रोटोकॉल में क्या बात कही गई थी, इस प्रोटोकॉल में ये बात कही गई थी कि जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं इनको एक्सप्लॉइट करने से बचाया जाएगा. इसके लिए दे हैव मेड दिस प्रोटोकॉल और इसमें दे हैव ऑल्सो टोल्ड अबाउट दी दैट दे विल रिड्यूस द यूज़ ऑफ एमिशन ऑफ सर्टन गैसेज लाइक मीथेन, सल्फर, नाइट्रोजन. जो हार्मफुल गैसेज हैं उनके एमिशन को भी कम से कम किया जाएगा. ओके, दिस वॉज द इंफॉर्मेशन दैट द इंटरनेशनल लॉ भी आप इसको कह सकते हैं, दैट वॉज मेड टू चेक आउट दी CO2 एमिशन, कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को बचाने के लिए किया गया था. ठीक है, इसके अलावा भी देयर आर मेनी सेंटर्स लाइक कल्प वृक्ष सेंटर एंड बॉम्बे में बहुत सारे सेंटर्स हैं लाइक विच इज़ वर्किंग ओवर दी अवेयरनेस ऑफ दीज एनवायरमेंटल इशूज़. ओके, नाउ अब हम कुछ लॉज के बारे में पढ़ेंगे. व्हाट आर सर्टन लॉज विच गवर्नमेंट हैज़ प्रिपेयर टू प्रिवेंट the environment. So here are some laws. These are some national laws to protect the environment. सबसे पहले हमारे पास Environment Protection Act which was launched in 1986 and then the Water
वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन ने दिया था दिस एक्ट इन 1974. देन द फॉरेस्ट एक्ट, एयर पोल्यूशन एक्ट, and the hazardous waste amendment rules that was implemented in 2003. And the last one is the Ganga Action Plan, which is also known as GAP. तो ये हमें इम्पोर्टेंटली करना है. इट वॉज लॉन्च इन 1985. गंगा जो है सबको पता है, गंगा इट फ्लोज फ्रॉम द गंगोत्री Himalayas to the Bay of Bengal, and there are it rains in many cities like Uttar Pradesh, West Bengal, and Bihar. So while passing through these cities, बहुत सारा sewage waste and other particles and other materials are dumped into the Ganga, and due to this the river is getting polluted day by day. So इस pollution को control करने के लिए, to check the pollution control of the Ganga, this action plan was started in 1985. और इसका मोटो क्या था? इसका मोटो ये था, just to reduce the pollution which was present in the Ganga river, and to clean it, and to construct the electrical crematoria. इलेक्ट्रिकल क्रेमेटोरिया से क्या होगा कि पोल्यूशन कम होगा. जो उसमें डेड बॉडीज़ वगैरह और जो दूसरी चीज़ें मतलब डंप की जाती है, उसको अगर हम इलेक्ट्रिसिटी से डंप करें तो इट विल टर्न इनटू मोर ऐश. ओके, सो उस तरीके से कंस्ट्रक्शन की गई इसमें इलेक्ट्रिकल क्रेमेटोरिया की. और फिर इसमें गंगा के पानी को साफ़ करने के लिए दिस एक्ट वाज लॉन्च्ड, एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ कम्युनिटी टॉयलेट्स बनाने का भी इसमें मोटो था फॉर विद दिस प्लान. अब गंगा के रिवर के पोल्यूशन को चेक करने के लिए, हाउ कैन वी चेक द अमाउंट ऑफ पोल्यूशन, इस पे आपको क्वेश्चन आएगा. तो फर्स्ट एक्ट वाज, सबसे पहले हम उसके पीएच को चेक करते हैं. पीएच से चेक कर सकते हैं. वी विल टेक अ पीएच पेपर, और यू कैन से अ यूनिवर्सल इंडिकेटर एंड टेक दैट रिवर वाटर, और यूनिवर्सल पीएच इंडिकेटर से वी कैन चेक द एसिडिटी बेसिडिटी ऑफ दैट वाटर. अगर उसका 7 से कम है पीएच तो इट विल बी एसिडिक, और 7 से ज़्यादा है तो इट विल बी बेसिक. सो पीएच से भी हम चेक कर सकते हैं. नेक्स्ट इज दी कोलीफॉर्म बैक्टीरिया. कोलीफॉर्म बैक्टीरिया, दिस इज द ई कोलाई बैक्टीरिया विच इज द हार्मलेस बैक्टीरिया. सो ये बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन में भी प्रेजेंट होता है, एंड इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन दी रिवर वाटर. सो हम इसके कॉन्सेंट्रेशन से भी चेक कर सकते हैं, लाइक हाउ द अमाउंट ऑफ वाटर, और कितना अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है, कितने ई कोलाई बैक्टीरिया प्रेजेंट है उस पानी में, जिससे कि हार्मफुल बैक्टीरिया जो भी है उसमें उसका कॉन्सेंट्रेशन हम पता कर सकें. सो ये बैक्टीरिया क्या करता है, इट कंफर्म्स द अमाउंट ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ अदर हार्मफुल बैक्टीरियाज इन द वाटर. दिस इज द सेकेंड मेथड. नेक्स्ट थर्ड मेथड इज, फर्स्ट इज द पीएच, सेकेंड इज द कोलीफॉर्म बैक्टीरिया, एंड द थर्ड इज द बीओडी. बीओडी इज द बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड. बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड. सो दिस इज द ऑक्सीजन नीडेड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कितना ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे हैं. अगर बीओडी ज़्यादा होगा तो ज़्यादा पोल्यूशन पानी में प्रेजेंट होगा. अगर बीओडी कम है तो देयर विल बी लेस पोल्यूशन. सो बीओडी इज एक्चुअली टेलिंग अस द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नीडेड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर द डिकम्पोजेबल ऑर्गेनिक मैटर विच इज प्रेजेंट इन दी वाटर. 1 लीटर के पानी में कितने बैक्टीरिया प्रेजेंट है, एंड व्हाट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दे आर यूटिलाइजिंग. This is actually told by the BOD, biological oxygen demand. So with the help of these, high BOD will support, high BOD जितना ज़्यादा हाई होगा BOD उतना लेस ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, बिकॉज देयर पोल्यूशन इज मोर. पोल्यूशन ज़्यादा होगा तो पोल्यूशन ज़्यादा होने की वजह से जो एक्वाटिक लाइफ है वो बहुत ज़्यादा हार्म होगी. सो पोल्यूशन कम करने के लिए वी आर डूइंग सर्टन मेथड्स लाइक चेकिंग द पीएच, कोलीफॉर्म बैक्टीरिया एंड द बीओडी, सो दैट वी कम टू नो अबाउट हाउ मच पोल्यूशन इज प्रेजेंट इन द वाटर, एंड उसको किस तरह से क्लीन किया जा सके. दिस इज ऑल इन द गंगा एक्शन प्लान. और इस पर यू विल गेट द क्वेश्चन. इस पर आपको क्वेश्चन मिलेगा पीएच, और इस पर क्वेश्चन आएगा ही आएगा. नाउ वी विल स्टडी अबाउट दी 3R फॉर्मूला, जो हमने एनवायरनमेंट में भी पढ़ा था, रिड्यूस, रीयूज एंड रिफ्यूज. सो दिस आर द 3Rs. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी. सबसे पहले हम रिड्यूस की बात करेंगे. सो रिड्यूस में व्हाट वी कैन डू इन रिड्यूस वी कैन यूज दी, जब आपको पानी की ज़रूरत नहीं है, यू कैन टर्न ऑफ द टैप, एंड अननेसेसरी इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं करना. These are the certain methods of reducing the waste material, or you can say saving the electricity. Okay, and carpooling करने से क्या होगा, अगर एक ही कार में बहुत सारे लोग जा रहे हैं एक ही डेस्टिनेशन पे, तो दे कैन गो टुगेदर. इससे पेट्रोल
का लॉस नहीं होगा एंड पोल्यूशन विल नॉट बी क्रिएटेड. सो कारपूलिंग इज ऑल्सो रिड्यूसिंग द एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. एंड आफ्टर कारपूलिंग यूज स्टेयर्स यूज़ करने, नॉट द इलेक्ट्रिसिटी फॉर गोइंग अपवर्ड्स और अपस्टेयर्स. एंड कारपूलिंग के बाद वी कैन डू लाइक व्हेन वी आर हैविंग व्हेन वी आर डूइंग ब्रशिंग आवर टीथ, जब टैप का पानी रन होता है अननेसेसरी व्हेन इट इज़ नॉट इन यूज़, उसको टर्न ऑफ कर देंगे. दैट विल ऑल्सो सेविंग दी वाटर. दैट ऑल्सो कम्स अंडर द रिड्यूस. एंड यू कैन यूज़ दी एनवेलप यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है. एंड दैट इज़ ऑल्सो रिड्यूसिंग द वेस्ट मटीरियल क्योंकि हम पेपर को क्या करते हैं, फेंक देते हैं. तो उस पेपर को हम दोबारा से यूज़ करके उससे हम दूसरे कामों में ला सकते हैं. दैट इज़ ऑल्सो दी रिड्यूस. दैट इज़ वेस्टेज ऑफ पेपर को हम कम कर रहे हैं. सो पेपर इज़ मेड फ्रॉम वुड. ओके, दीज ऑल आर इन दी रिड्यूस. अब आते हैं रिड्यूस में हम ये भी कर सकते हैं कि पॉलीथीन्स वगैरह यूज़ नहीं करें, पॉली बैग्स अपना लेके जाए जब आप शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं. नाउ कमिंग टू द रीयूज़ में हम क्या कर सकते हैं, जो प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं आपके घर में और जैम वगैरह की जो बॉटल्स होती हैं उनको फेंकने के बजाय आप दोबारा से यूज़ कर सकते हैं. ओके. रिसाइकल में वी कैन रिसाइकल सर्टन मटेरियल्स लाइक कंपोस्ट वगैरह है, मैन्योर बना सकते हैं उससे. कुछ चीज़ें घर में टूट जाती है तो हम उसको मतलब रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं, हम उसको रिपेयर करके दोबारा से यूज़ कर सकते हैं. और जो ये पेन की रिफिल्स होती हैं, पेन होता है, पेन की जो बाहर की बॉडी होती है दैट कैन ऑल्सो बी यूज्ड अगेन एंड अगेन. उसमें सिर्फ रिफिल चेंज करने से भी वी कैन यूज़ इट अगेन. सो दिस इज़ ऑल दी 3R फॉर्मूला. और इस चीज़ को हम जब हम करते हैं दैट इज़ कॉल्ड दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम क्या पढ़ते हैं, द डेवलपमेंट, ऐसा डेवलपमेंट जिसमें हम जुडिशियस यूज़ करके रिसोर्सेज को उसको एक्सप्लॉइट होने से बचाते हैं. एंड उसके इसलिए बचाते हैं सो दैट कि इट बिकम अवेलेबल टू दी अपकमिंग फ्यूचर जनरेशन. ओके. तो सस्टेनेबल मतलब उसको ज़्यादा एक्सप्लॉइट ना करें, वो चीज़ें रहें भी और उसको यूज़ भी करें, यानी जुडिशियसली यूज़ करने को कहते हैं हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो उसका जुडिशियस यूज़ करके उसको किस तरीके से एनवायरनमेंट में रहते हुए आगे आने वाली जनरेशन के लिए हम उसको रख सकते हैं. सो इसमें आते हैं हमारे पास लाइक फॉरेस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट को ट्रीज़ प्लांट करो सो दैट कि ट्रीज़ जो हैं हमेशा रहे एनवायरनमेंट में. प्लांटेशन, एफॉरेस्टेशन वगैरह हो गया, दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ sustainable development, and that is called silviculture. Silviculture is the planting of trees. Planting of trees comes under the sustainable development. Then increased use of coal and petroleum is causing pollution. तो कोल एंड पेट्रोलियम को कम करने के लिए वी कैन यूज़ लेड फ्री पेट्रोल आता है. कैटेलिटिक कन्वर्टर्स लगा सकते हैं हम अपने व्हीकल्स में जिससे कि पेट्रोल कम से कम पोल्यूशन क्रिएट करें. These are certain ways of sustainable development. So silviculture की बात हो गई and increased use of coal and petroleum की बात हो गई. Then there is the increased use of certain resources which are causes global warming. Global warming भी cause करते हैं, इससे green house gases भी बढ़ रही हैं. So we should use those resources in efficient manner so that it doesn't harm the environment और आपका यूज़ भी हो जाए, टेक्नोलॉजी भी रह जाए और आगे आने वाली जनरेशन्स को भी वो सारी टेक्नोलॉजी मिल सके. दिस इज़ ऑल अबाउट दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट. अब हम इसमें सबसे पहले फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, लाइक फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ में क्या क्या चेंजेस आते हैं. नाउ कमिंग टू दी वाई देर इज़ अ नीड टू मैनेज अवर रिसोर्सेज. हमें क्यों अपने रिसोर्सेज को मैनेज करना चाहिए, बिकॉज अगर हम अपने रिसोर्सेज को मैनेज नहीं करेंगे इट विल बी डिप्लीट इन नियर फ्यूचर. सो हर एक को बेनिफिट मिलना चाहिए उस रिसोर्सेज का. उसके लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं दैट इज़ द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन. लाइक दैट डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी टेकन प्लेस इक्वली in among every individual present on the earth. So इसके लिए we need to manage our resources. अब हम resources की बात करें तो we have forest, water, coal, petroleum, soil, ये सारे हमारे पास resources हैं. So we'll discuss all these resources in detail. So सबसे पहले हम forest and wildlife के बारे में पढ़ेंगे. Forest क्या होता है? Forest are the area covered by the trees और वहाँ पे रहने वाले animals जो होंगे that is constituting the wildlife. सो इसलिए हम फॉरेस्ट जहाँ पे होगा वाइल्ड लाइफ भी वहाँ पे होगी, द एनिमल्स लिविंग इन दी फॉरेस्ट. अब फॉरेस्ट हमें कुछ फंक्शंस देता है लाइक प्रोडक्टिव फंक्शन, रेगुलेटिव फंक्शंस एंड दी प्रोटेक्टिव फंक्शन. हम फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इज द प्रोडक्टिव फंक्शन. अब फॉरेस्ट हमें फ्यूल देता है, फॉडर देता है, टिम्बर एंड सर्टेन मेडिसिन आर ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय द फॉरेस्ट. लाख भी आपको फॉरेस्ट से मिलता है. एंड
मेडिसिन के साथ साथ फ्रूट्स भी हमें फॉरेस्ट से ही मिलते हैं. दिस इज द प्रोडक्टिव फंक्शन कि कुछ प्रोडक्ट्स हमें फ्लावर्स फ्रूट से मिल रहे हैं, फ्लावर से मिल रहे हैं फ्रॉम द फॉरेस्ट. नेक्स्ट इज द प्रोटेक्टिव फंक्शन. अब फॉरेस्ट हमें प्रोटेक्ट किस तरीके से कर रहे हैं? दे आर प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम द सॉइल इरोजन. सॉइल को बाइंड करके रखते हैं. एंड दे आर प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम द ग्लोबल वार्मिंग. CO2 के कॉन्सेंट्रेशन को नहीं बढ़ने देते. दे आर गिविंग अस कार्बन डाइऑक्साइड, टेकिंग अस कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिविंग अस ऑक्सीजन. सो फोटोसिंथेसिस भी कर रहे हैं. दीज आर ऑल द प्रोटेक्टिव फंक्शंस. एंड इट ऑल्सो मेंटेन्स द हाइड्रोजन साइकिल, हाइड्रोलॉजिक साइकिल. थर्ड इज द रेगुलेटिव फंक्शन. रेगुलेटिव फंक्शन में ये किस तरह से हमारे अर्थ के टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहे हैं. हाउ दे आर कंट्रोलिंग द रेगुलेटरी फंक्शन लाइक ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसेज, इनको भी रेगुलेट करते हैं. ओके, सो दिस इज द ऑल अबाउट द फंक्शन ऑफ फॉरेस्ट. नाउ कमिंग टू द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट. बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? जहाँ पे वेराइटी ऑफ ट्रीज, प्लांट, हर्ब, शर्ब्स वगैरह प्रेजेंट हो. और हॉटस्पॉट हम उस एरिया को बोलते हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा पाए जाते हो. सो फॉरेस्ट आर सर्टेन एरियाज जहाँ पे फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाता है, उसको हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बोलते हैं. इस तरह के 14 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हमारे ऑल ओवर इंडिया में है. लाइक हिमालयाज हो गए एंड वेस्टर्न हिमालयाज, ईस्टर्न हिमालयाज. यहाँ पे कुछ बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट होती है, कुछ हॉटस्पॉट्स प्रेजेंट होते हैं. दे आर कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, वेस्टर्न हिमालयाज. सो अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टेक होल्डर्स के बारे में पढ़ेंगे. इस वीडियो में वी हैव कंप्लीटेड अबाउट द इंट्रोडक्शन एंड द फॉरेस्ट. एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टीच यू अबाउट द स्टेक होल्डर्स एंड डिफरेंट मेथड्स ऑफ हाउ टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट. If you like my video, please subscribe it and share it. Thank you for watching.